10 days, right? एक साधारणपणे विचाराची दिशा अशी जाते, एक माणसाचा स्वभाव आहे अशा पद्धतीने जाते. तुम्हाला सांगतो की या डिस्कशन मध्ये मला थोडंसं कुठेतरी वाचलेलं आठवत आहे की लाईफस्टाईल चेंजेसवर लाईफस्टाईल चेंजेस झाले पाहिजेत आपण, असा एक मोठा मुद्दा तिथे आला. आणि त्या मोठ्या म्हणजे त्या यू आणि क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये कुठं आला असेल मला माहित नाही. आणि त्यावेळेस सगळ्यांनी पॉइंट आउट केलं तर त्यावेळेस मला वाटतं प्रेसिडेंट बुश होते, त्यांनी सांगितलं वी विल नॉट डू लाईफस्टाईल चेंजेस, वी आर अगेन्स्ट इट. इफ आवर लाईफस्टाईल इज क्रिएटिंग प्रॉब्लेम्स, मी अर्ध्या मिनिटातच सांगतो. मी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मध्ये जे जनरेशन विभाग आहे, पॉवर जनरेशन, तिथून रिटायर झालो. मला गांधी विचाराचा त्या फिलॉसॉफीची मला फार आवड आहे आणि त्याच्यामध्ये माझं 30-35 वर्ष वाचन आहे. एवढीच माझी ओळख आहे. त्या पूर्ण वाचनादरम्यान एन्व्हायरमेंट हा एक फार महत्वाचा आस्पेक्ट आहे. तर त्या दृष्टीनं मला काही विचारही झालेला आहे, तो जरा मी इथे आपल्या पुढे मांडायचा प्रयत्न नाही. माझं तसं फार भाषण बोलणं त्याची मला सवय पण नाही, त्याच्यामुळे किती ते चौकटबद्ध अगदी व्यवस्थित लिंक करून मांडू शकेल मला स्वतःला शंका आहे. आपण जरा ते जुळवून घ्यावं. आपण सांगितलं आता, सागर सरांनी सांगितली की सगळी हिस्ट्री रिओ प्रोटोकॉल पासून तर मग ते क्योटो प्रोटोकॉल आणि सर्व प्रोटोकॉल सांगितले आणि त्यांचं कसं फेल्युअर आलेलं आहे तेही सांगितलं. एका प्रोटोकॉल मध्ये त्यांनी उत्साहामध्ये सांगितले, मोठे मोठे टार्गेट दिले. दुसऱ्या प्रोटोकॉल मध्ये लक्षात आले की ते टार्गेट सिद्ध झाले म्हणून सांगितलं आणि ते नंतर सिद्ध नाही झाली. ही सगळी हिस्ट्री आपली. आणि आता पॅरिस प्रोटोकॉल मध्ये तर ते टार्गेटच ठरवायला तयार नाहीत, त्याचं मेकॅनिझमच ठरवायला तयार नाहीत. काय याच्या मागं काय कारण आहे त्यांनाही आपल्या इतकं कळतं ना. देअर शुड बी मेकॅनिझम, देअर शुड बी टार्गेट, बट वाय दे आर नॉट डुईंग, हा आपला गंभीर प्रश्न आहे. आणि ते जर ठरवत नाही, टार्गेट मेकॅनिझम ठरवलं ना, दे आर एट फॉल्ट. साल मैं यूएन के साथ काम किया. सी यूएन जो है वही काम कर सकती जो देश, कोई भी देश अगर मंजूर करेगा तो. अगर न मंजूर है कोई देश तो यूएन कुछ नहीं कर सकती वहां पे. भारत में अगर उनको कुछ करना है तो यहाँ के सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा उन्हें, नहीं तो यूएन कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे. अब अभी जो काकीनाडा गया था मैं इसलिए गया था कि यूएनडीपी की टीम आने वाली थी वहां पे, और काकीनाडा के एक्टिविस्टों ने मुझे बुलाया कि बोला कि भाई आप तो यूएन में काम किए, इसलिए आओ आओ. मैं तो नकार रहा था, फिर अंत में गया मैं वहां पे. अब स्पष्ट रूप से हमने यही सवाल पूछा उनसे पहले कि आपका मैंडेट क्या है. यूएनडीपी की टीम आई क्योंकि 130 एकड़ जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है मतलब पूरा साफ कर दिया था. और वहां के जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो भारत में 2 नंबर फॉरेस्ट है. आफ्टर सुंदरबंस द कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट इज द बिगेस्ट इन इंडिया. ठीक है, तो हम गए वहां पे, मैंडेट पूछे उनसे, तो उन्होंने बोला भाई देखो सरकार जो भी काम कर रही है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमारा फंड हम दे रहे हैं मैंग्रोव प्रोटेक्शन के लिए उसमें हम कुछ कर. न बाइडेन के पास, न पुतिन के पास, न मोदी के पास, न हमारे पास. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, ये सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है विश्व का, और ये बदलाव सरकारें नहीं कर पाएंगे, सिर्फ लोग ही कर पाएंगे. धन्यवाद. आप दोनों के भाषण से ऐसे मालूम हो गया कि पूरा एक देश कुछ नहीं कर पाता. कोई एफर्ट तो किए जाते हैं लेकिन वो काफी मीगर होगा, काफी उसका प्रभाव नहीं होगा. हम हमारे एक मित्र हैं अतुल देऊळगावकर, शायद आप जानते होंगे, वो लिखते रहते हैं मराठी में कि पर्यावरण की चर्चा होती है. तो क्यों न, अगर पूरी दुनिया अगर उसका अस्तित्व अगर उसमें धोखे में आ गया है
और आप बोल रहे हैं कि सरकारें नहीं करती है, तो यूनो क्या कर रहा है? वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो इशू है वो बन नहीं पाएगा, वो बने बगैर तो काम नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग नेशनलिटीज हैं, वो तो अपने इसमें लगे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं। पूरी दुनिया का अगर अस्तित्व ही एट स्टेक आ गया है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट की मूवमेंट क्यों न बनाई जाए, और उसका एक इम्प्लीमेंटेशन, ये जो आप बोले एग्रीमेंट, उसका कौन करेगा? कोई एक जो अमेरिका है डोमिनेंट है, वो तो उसका ये धोखा ज्यादा है, वो तो सबको मालूम हो गया है। छोटे इशू पे वॉर किया जाता है, तो जब ये पूरी दुनिया का अस्तित्व है तो जो भी उनका रूल्स एंड रेगुलेशन ऑब्जर्व नहीं करते उनको क्यों नहीं पॉलिटिकली बताया जाता? कोई आक्रमण तो नहीं होता उस पे। हम तो वर्ल्ड पीस की बात करते हैं। आप गांव को अडॉप्ट कर लीजिए, वहां कर लीजिए, औरंगाबाद में साइकिल ट्रैक्स करिए, या शेयर साइकिल स्कीम्स जो अब कई सारे शहरों में होने लगा है, शुरू तो हुआ है, तो सक्सेस है करके नहीं कर सकते, वो करिए। साइकिल शेयर स्कीम्स का मतलब ये है कि कहीं भी आप मतलब एक सफेद वाला साइकिल जो है उसको उठा के आप कहीं भी उसको छोड़ सकते हैं, उस पर एक जीपीएस ट्रैकर होगा, और वो उस मतलब स्कीम में जो सदस्य है वो वहां से उठा के फिर शहरों में ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे जो स्कीम्स हैं वो लागू करिए। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को आप मतलब ट्राई टू अवॉइड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पर पैसेंजर किलोमीटर अगर आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो इट इज 0.2 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर पैसेंजर किलोमीटर। अगर आप प्लेन इस्तेमाल करते हैं इट इज 0.1, अगर आप ऑटो इस्तेमाल करते हैं इट्स 0.15, अगर आप ट्रेन इस्तेमाल करते हैं इट्स 0.02। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करिए। अंत में हमारे देश में मैं कहता हूं कि हेल्थ, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट should become fundamental rights and should be allocated 10% of the state and union budgets. वो लड़ाई जो है वो इतना आसान नहीं है, लेकिन पहले गांव-गांव से शुरू करें, औरंगाबाद में शुरू करें, गांव में शुरू करें, एंड द मूवमेंट हैज टू स्टार्ट, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है हमारे पास। एक रास्ता टू डू, दूसरा रास्ता somehow if we are able to get everybody together, somehow we can manage. I don't know how. I was told that this will be a discussion rather than a talk, but it ended up as a talk. I would rather discuss what we can collectively do. सर, आज जो यहाँ पर जो हवामान और हवामान में के जो बदल है, जो निसर्ग बोलते हैं अपन, उसके जो व्याख्यान हो उसमें क्या क्या बताया गया? इसमें जो मुख्य बात है कि क्लाइमेट क्राइसिस यानी जलवायु संकट है, इमरजेंसी के आपातकाल के हालात हैं इस धरती के ऊपर। हमारा जो प्लानिट ग्रह है इस पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और वो एक क्लाइमेट क्राइसिस में बदल चुका है। और जो सरकारें हैं वो अभी तक इसको ऐसे पेश कर रही हैं जनता के सामने जैसे ये एक समस्या है। ये एक समस्या जैसे कोई बेरोजगारी की, महंगाई की, वैसी ही पर्यावरण को समस्या समझ रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये समस्या और बड़ी समस्या है। ये तो हमारे अस्तित्व के कि इस धरती के ऊपर जीव जगत और इंसान रहेगा या नहीं रहेगा। अगर पर्यावरण खराब हो जाता है, ध्वस्त हो रहा है, ये तो पूरी बायो लाइफ को, पूरे जैव जीवन को, पूरी मानव जाति को ही समाप्त कर देगा इस ग्रह पर से। और ये 21वीं इस शताब्दी के एंड तक ये सारे साइंटिफिक डाटा, वैज्ञानिक जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान तो बढ़ गया। जितना औद्योगिक पीरियड शुरू हुआ था 1750 के आसपास, उसके बाद 1.1 डिग्री तो टेम्परेचर बढ़ चुका है। ये तो IPCC ने, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज UNO का संस्था ने साफ साफ बता दिया है। और वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हकीकत में 1.1 नहीं,
हम 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुके हैं 1750 के औद्योगिक पीरियड के शुरू होने के बाद। और अगर ये 2 डिग्री क्रॉस कर गया तो उसके बाद हालात हमारे हाथ में नहीं रहेंगे, यानी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मानव जाति फिर इस टेम्परेचर को, इस धरती के ताप को ये बढ़ता ही चला जाएगा। ये 21वीं शताब्दी के एंड तक 4 डिग्री भी क्रॉस कर सकता है। और इतनी बढ़ने के बाद कोई धरती पर जीव का बचना मुश्किल हो जाएगा। बायो लाइफ का प्लान जो पेड़ पौधे देखते हैं ये भी सारे खत्म हो जाएंगे और मानव जाति नहीं रहेगी। इसलिए जो वार्तालाप यहाँ सागरधारा जी ने पेश किया है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, यानी पूरे विश्व की समस्या है। वो कोई एक देश हल नहीं कर सकता। यानी हम कहें कि केवल भारत में ही हम हल कर लें, शुरुआत हम कर सकते हैं। हम ऐसा तरीका कोई जन आंदोलन बना सकते हैं कि भाई गांव से लेकर लोकल से लेकर ग्लोबल तक हम इसको सुधारने के लिए